फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने मैथ की अपनी एसएससी के लिए लगातार सीरीज शुरू कर रखी, आपको सबको पता ही है। और एसएससी की कल पहली क्लास हुई थी और इन क्लासों में इनके ऊपर ये मैं डलवा भी दूंगा कि पहली, दूसरी, तीसरी इस तरह से। और हम एसएससी जीडी के लिए पढ़ेंगे, प्रॉपर एसएससी जीडी के लिए ये क्लास रहेगी। इसमें उतने ही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एसएससी जीडी के लिए सफिशिएंट रहेंगे। अब उसके बाद अपन शुरू करते हैं। हमारा चल रहा था पहला ही चैप्टर था जो नंबर सिस्टम, संख्याओं के बारे में मैंने बताया था आपको। और संख्याओं में मैंने ये बता दिया था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं। उसके बाद हमने बताया था आपको पूर्ण संख्याएं, उसके बाद सम संख्या, उसके बाद हमने आपको बताया था विषम संख्या। इन सब संख्याओं के बारे में बताया था। तो प्राकृत संख्या जो एक से शुरू होती, दोबारा रिवाइज करवा देता एक बार। प्राकृत संख्या जो एक से शुरू होती और अनंत तक चलती, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, एक से शुरू होकर अनंत तक चलती प्राकृत संख्या कहलाती। सम क्या रहती है, इसमें इकाई का 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो अपनी सम संख्या कहलाती है, लेकिन 2 से पूर्णतः विभक्त हो। विषम जिसमें इकाई का 1, 3, 5, 7 व 9 हो, यानी कि जिसमें इकाई का ये या 2 से भाग ना जा सके, वो अपनी विषम संख्या कहलाती है। उसके बाद ये बताया था कि प्राकृत संख्याओं का योग रहता है n × n + 1/2। और यहाँ बताया था कि सम संख्याओं का योग रहता है x × x + 1 और विषम संख्याओं का योग रहता है आपका x²। सम और विषम निकालने के लिए दी गई संख्याओं में 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देने के बाद जो भी आती है वो सारी सम संख्या, बाकी जो रह जाती है वो अपनी आती है विषम संख्या। जब ऐसे थे सवाल तो लास्ट क्वेश्चन में इस तरह का था, जैसे ये कहे कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या था। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या था। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी संख्या 1 से शुरू करे तो आप उसमें 2 का भाग देके सम और विषम निकालना। अन्यथा जब ऐसे शब्द प्रथम शब्द के साथ सम और विषम दे तो x का मान दी गई संख्या ही रहती है और विषम संख्याओं का योग आपका जो रहता है वो रहता है, विषम संख्याओं का योग रहता है आपका x²। तो x की वैल्यू दी गई संख्या ही रहती है। x का मान कितना रहेगा अपना, यह 50। 50 की वर्ग कितनी, 2500। ये अपना इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। अब आगे चलेंगे अपन सम और विषम। इसके बाद संख्या आती है आगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होती, देखो बच्चे सम संख्याओं को ही भाज्य संख्या समझते हैं, लेकिन दोनों में अलग रहता है और अंतर भी रहते हैं। भाज्य संख्या होती है जो एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग जा सके, अन्य किसी भी नंबर से भाग जा सके, किसी भी संख्या से भाग जा सके, वो क्या कहलाते, अपनी भाज्य संख्या कहलाती है। इसकी सही डेफिनेशन तो ये रहती है कि किसी भी संख्या के कोई भी फैक्टर बनाए जा सके। अगर उसके गुणनखंड बनाए जा सकते हैं तो वो संख्या तो क्या कहलाती है, आपकी कंपोजिट नंबर कहलाती है, यानी कि भाज्य संख्या कहलाती है। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो होती है आपकी 4, 6, 8, 9, 10, इस तरह से चलती रहती है। सबसे छोटी संख्या अपनी भाज्य संख्या अपनी रहती है 4। गिनते समय ध्यान रखना कि कई बार बच्चा या 2 काउंट कर लेता है, लेकिन 2 सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या ना कि भाज्य संख्या। हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है तो 4 रहती है। और यहाँ ऐसे लिखते हैं तो लिखते समय कई बार 9 छोड़ दिया जाता है, 9 भी अपनी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भागे ना जा सके, वो अपनी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं जो किसी से भी भाग ना जाए वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जिसके गुणनखंड न बनाए जा सके वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया गया है, मान लो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है अपनी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से चलती है अपनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या रहती है 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये अपनी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी रहती है अपनी, 2।
आप सबको ध्यान रख लेना, कई बार सवाल पूछ लेता है इस तरह से कि ऐसी सम संख्या बताओ जो अभाज्य संख्या है। तो दो एकमात्र सम संख्या है, दो एकमात्र सम संख्या है, दो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी कोई भी ऐसी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। दो ही एकमात्र ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती? दो। कई बार इनसे सीधे सीधे सवाल पूछ लेते हैं, तो आप ये चीज अपने नोट कर लेना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपकी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी रहती है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या रहती है आपकी 2। एक न तो भाज्य होती न ही अभाज्य होती, सही है। उसके बाद कई बार ये सीधी सीधी ये बात पूछ लेता है, कह देता है कि बताओ, ऐसे देगा क्वेश्चन, जब भी इनसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे लिख देगा 1 से 30 तक कुल कितनी भाज्य संख्या है? कुल कितनी भाज्य संख्या है? देखो आप समझो इस बात को, 1 से 30 तक कुल कितनी है भाज्य संख्या, ये सवाल में दिया गया। अब हमें या तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम गिने कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती। तो आपको पता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? 4 होती है, 2 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या अपनी होती है 4। उसके बाद 6 8 9 10 12 14 15 16 इस तरह से गिने कि 30 तक कितनी संख्याएं बन जाएगी? 16। उसके बाद कितना आ जाएगा अपना? 18 20 21 22 24 25 26 27 28 इस तरह से गिने होंगी कि 1 से 30 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती है। ऐसे गिनेंगे अपनी कितनी बन जाएगी। या फिर हम ये देखेंगे कितनी अभाज्य संख्याएं पूछ ले या भाज्य संख्याएं पूछ ले। तो देखो आपको ध्यान रख लेना हमेशा, जब भी भाज्य संख्या की बात करें या अभाज्य संख्या की बात करें, ज्यादातर अभाज्य संख्याएं पूछी जाती है। तो आप कैसे करोगे? 1 से 25 तक, ये याद रख लेना, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं रहती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है भाई? 9 अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या रहती है। उसके बाद 1 से 75 तक, 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या रहती है। और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या रहती है। सही बात। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या और 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या रहती है। अब देखो हमें पता है, हमें हमसे ये पूछ ले 1 से 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, ऐसे पूछ ले समझो। तो हमें पता है 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी भाई? 9। तो ये 9 बन गई। अब ये कहाँ तक है भाई? 25 तक है। और हमें कहाँ तक चाहिए? 30 तक। तो 25 से आगे गिन लो, अब सारी गिनने की आवश्यकता नहीं है। 25 से आगे कौन सी अभाज्य संख्या रहती है जिसमें भाग ना जा सके? वो देखो, तो देखो 25 से आगे 26 होती है, इसमें भाग जाता है 2 का। 27 होती है, 3 का जाता है, 9 का जाता है, नहीं हो सकती। 28 से भाग जाता है 2 का। उसके बाद 29 में किसी का भाग जाता है, नहीं जाता। तो एक ही 29 होगी। 1 से 30 तक, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या पहले थी और 25 से 30 तक 29 एक ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। तो 9 ये एक वो कितनी संख्या होगी अपनी? टोटल 10। कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी अपनी? 10। तो ये सब याद कर लेना। कई बार इनसे उल्टा पूछ लेता है, ये कह देता है 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या है? बताओ कितना है? 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या है? बताओ कितनी भाज्य संख्या? तो देखो अब सवाल में पता है आपको 1 से 25 तक कितनी भाज्य संख्या, भाज्य पूछी गई हमसे। आपको पता है 1 से 100 तक कितनी है भाज्य संख्या होती? आपको मैंने अभी लिखाया 1 से 100 तक कितनी है भाज्य संख्या होती भाई? 25 है भाज्य संख्या होती। सही है। और हमसे सवाल में क्या पूछे? भाज्य पूछे। तो
1 से 100 तक 25 अभाज्य है, तो भाज्य कितनी होगी 100 माइनस 25 कितना आ जाना चाहिए 75। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया शुरू में कि एक न तो भाज्य होती नहीं अभाज्य होती, तो वो भी इसमें से निकालनी पड़ेगी। तो 75 माइनस 1 कितनी आ जाएगी 74। ये आपका आंसर है, ये सही आंसर है। तो ये ध्यान रख लेना, कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं और हम जल्दी में ऐसे समझते कि 1 से 100 तक 25 है भाज्य संख्या, तो फिर भाज्य कितनी रहेगी 75। और लेकिन होता ही कितनी है 74, क्योंकि एक न तो भाज्य नहीं अभाज्य संख्या है। सही बात। उसके बाद किसी भी भाज्य और अभाज्य संख्या का पता लगाना कि ये संख्या भाज्य या अभाज्य किस तरह से लगाई जाती है। मान लो ये हमें कोई संख्या दी गई, एक ये क्वेश्चन इनसे ज्यादा पूछा जाता है। मान लो हमें दिया गया 127, आपने भी ये बताना है कि 127 जो संख्या दी गई ना, ये भाज्य है या अभाज्य संख्या, अभाज्य या भाज्य है, हमें ये बताना है। 127 कोई संख्या देगी, बताओ कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए होते हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि, या कई बार ऐसा पता चल जाता है कि सीधा भाग देने के बाद पूरा पूरा भाग चला जाए, हमें पता चल जाती है। अब ये 127 किसकी टेबल में आता है, किसके पहाड़े में आके पता नहीं चल पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, हमें हमेशा क्या करना होता है कि 127 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखी जाती है। 127 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है भाई 121। 121 किसकी वर्ग होती है 11 की। 121 किसकी वर्ग होती है 11 की। तो 11 से या 11 से छोटी किसी भी संख्या से भाग अगर चली जाती है तो ये कैसी संख्या होगी भाज्य। अगर किसी से भाग नहीं जाती तो ये कैसी संख्या होगी अभाज्य संख्या। अब देखो 11 से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इनसे भाग करके देखते। देखो 1 से तो भाग जाती है, आपको पता है। 2 से भाग जानी चाहिए, इकाई का अंक 7 है, भाग जाएगी नहीं जाएगी। 3 से, 3 के भाज्यता का नियम ये कहते हैं किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग जाएगा तो वो संख्या भी 3 से भागे जाएगी। तो 7 2 9 और 1 10, 10 3 की टेबल में आता है नहीं आता, तो ये भाग नहीं जाएगी। 4 से, 4 3 12 और ये विषम अंक है, 4 की टेबल में वैसे ही नहीं आता तो ये भी नहीं जाएगी। 5 से, इकाई का अंक 5 होना चाहिए 4 के भाज्यता के नियम, 5 के भाज्यता के नियम के लिए नहीं जाएगी। 6 से, 6 से भी नहीं जाएगी। 7 से, 7 एकम 7 कितना बच गया 5, ये भी भाग नहीं जाती। 8 से करेंगे, किसी से भाग ये जाएगी ही नहीं, ये किसी से भाग नहीं जाती। अगर किसी से भी भाग नहीं जाती तो एक ऐसी संख्या अपनी अभाज्य संख्या। अगर इनमें से किसी से भाग चली जाती तो ये संख्या कैसी होती भाज्य। अब पता लगा लोगे कौन सी संख्या भाज्य या अभाज्य। उसके बाद आता है इनमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला विषय तो ये है कि भाज्य संख्या कौन सी होती है। अब इसके बाद आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखो क्या होता है, आपको पता है कि परिमेय संख्या वो कहलाती है जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके, p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमेशा रहता है कि हर का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता। वो संख्या कौन सी कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके, p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल्स टू 0, q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो देखो अब फॉर एग्जाम्पल इसमें जितने भी प्राकृत संख्याएं होती है वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है आपको सबको पता है, 1 2 3 4, ये सारी की सारी क्या है अपनी परिमेय संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या है और परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि जब इनके नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता ना तो इसका मतलब इनके हर में कितना लिखा है भाई 1 1 लिखा है। बताओ सही की बात कर रहे थे, सही है। तो 1 1 लिखा है इनके हर में, तो इसका मतलब p बाई q की फॉर्म में है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, दोनों चीजें दी गई, अंश भी दिया है और हर भी दिया है। तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या होती है परिमेय संख्या होती है। उसमें पूर्ण संख्या है, जब परिमेय प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर लिया जाए तो वो प्राकृत संख्याएं बन जाती है। तो 0, ये 0 भी किस में आती है भाई परिमेय संख्या में भी आती है। और एक बात और बता दें तो 0 एक अपने इवन नंबर भी रहते हैं। 0 एक अपना क्या रहते हैं सम संख्या भी रहती है, क्या रहता है अपना इवन नंबर भी रहता है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं
तो रिमाइंडर जो आता है वो हमारा हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है, इसीलिए 0 एक अपनी सम संख्या भी रहती है। तो ये जितनी भी प्राकृत संख्या है वो, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। दूसरा उसके बाद सेकंड ये रहता है, जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जितने भी होते हैं ना वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अपनी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो ये संख्या दी है √4। अब आपको पता है √4 का मान कितना होता है भाई, 2 होते हैं, और 2 एक परिमेय प्राकृत संख्या है कि नहीं है? तो मैंने आपको ये बताया कि जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है वो सारी की सारी परिमेय होती है, प्राकृत संख्याएं भी परिमेय होती है, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय होती है। तो 2 क्या अपनी एक परिमेय संख्या, इसलिए √4 क्या होगी, अपनी परिमेय संख्या होगी। इस तरह से कोई भी संख्या होगी, जैसे ये दिया गया √4096, √4096 का मान कितना होता है भाई, 64 होता है। ये आपके निकाल के देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 64। तो ये अपनी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद कोई भी ऐसी संख्या जिसमें दशमलव में मान एक निश्चित अंक तक लिखा गया, वो सारी की सारी संख्याएं भी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये लिखा अपना 10/3, उसके बाद 0.345, एक निश्चित अंक तक अगर भाग चली जाए वो संख्या, तो वो संख्या भी क्या कहलाती है, अपनी परिमेय संख्या कहलाती है। ये परिमेय संख्या का ध्यान रखना। और 22/7, जैसे पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 भी एक क्या रहती है, अपनी परिमेय संख्या रहती है, ध्यान रख लेना। उसके बाद आती है अपनी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके, बस ये बात होती है, वो उल्टा रहती है, भिन्न के रूप में न लिखा जा सके, वो क्या कहलाती है, अपनी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। कहने का अर्थ है जिनका दशमलव में मान निश्चित अंक तक न हो वो संख्या अपरिमेय कहलाती है। पहली बात तो ये, दशमलव में मान निश्चित अंक तक न हो, कोई निश्चित नहीं हो, निश्चित अंक तक न हो, दशमलव में मान निश्चित अंक तक न हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। या फिर आप ऐसे कह सकते, इसका एग्जांपल ये है भाई, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई संख्या लिखी 3 4 2 3 6 अप टू 100, ऐसे चलता ही जाए आगे, तो वो संख्या कैसे क्या कहलाती है, अपनी अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। दूसरा इसके लिए ये रहता है कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अपूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे ये अपना 0.9 लिखो, 9 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 0.9 क्या रहता है कि दशमलव में किसी भी एक संख्या के बाद अगर दशमलव आ गए, दशमलव एक विषम संख्या के बाद आ जाए, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। विषम संख्या का मतलब ये नहीं कि 9 के बाद आ जाए, नहीं, एक स्थान बाद आ जाए अगर दशमलव, या 3 स्थान बाद आ जाए, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे ये √10, ये अपनी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, √3, √5, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि इनका मान सबका लगभग वैल्यू में होता है, फिक्स वैल्यू इनकी नहीं होती। उसके बाद पाई एक परिमेय संख्या, जबकि इसका मान 22/7 एक परिमेय और पाई एक अपरिमेय संख्या में आती है। ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पाई का मान कितना होता है, 22/7, लेकिन 22/7 को तो हम हमेशा किस में काउंट करते हैं भाई, परिमेय संख्या। 22/7 तो क्या मानी जाती है कि परिमेय संख्या, जबकि पाई को एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है। पाई को क्या माना जाता है, एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है। ये चीज का आपको ध्यान रख लेना, ये परिमेय और अपरिमेय रहता है, बस इतना ही सब कुछ होता है, इसमें पाई का थोड़ा ध्यान रख लेना। अब उसके बाद ये संख्या आती है भाग से संबंधित, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो, या भाज्यता के नियम के जो क्वेश्चन आते हैं वो बनते हैं ना। देखो भाज्यता का नियम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के बनते हैं, बहुत आसान बनते हैं वैसे तो इसमें क्या रहता है, एक अपना रहता है भाज्य, भाज्य बराबर रहता है भाज्य गुणा भागफल और प्लस से शेषफल। देखो एसएससी हर बार इनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछती है। कई बार बच्चे समझते हैं बहुत आसान रहता है, लेकिन आसान हो या हार्ड, सारे क्वेश्चन आसान ही रहते हैं,
बस पूछने का तरीका उनका अलग रहता है। अभी भाज्य बराबर रहता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये चीज सबको पता भी होगा, फिर भी बता देता हूँ मैं। भाग के अंदर जो संख्या लिखी जाती है या जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाती है, और जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाती है, और जो बच जाता है वो शेषफल, ये सबको पता है। और ये अपना क्या रहता है भाई, भागफल। अब देखो इन दोनों के अगर गुणा कर दूं और ये इसमें जोड़ दिया जाता है तो ये संख्या वापस निकल के आ जाती है कि अपने भाज्य आ जाता है। अब इनसे सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे सीधे सीधे सवाल छोटे छोटे। पहले कहते हैं किसी संख्या को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 119 का भाग देने पर 19 शेष बचता है। एक 119 का भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 17 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा? उसी संख्या में 17 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। मान लो किसी संख्या में 119 का भाग देने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या में 17 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कई बार पूछा जाता है। कहता है 119 का भाग देने पर 19 शेष बचता है। अभी मिटा देता हूँ इसे, देखो ऐसे कर लेंगे। 119 से अगर मैं किसी संख्या में भाग दूं, 119 से अगर मैं किसी संख्या में भाग दूं तो शेषफल कितना रहता है? 19। तो जब भी हमारे पास 119 से भाग देना है तो ये अपने पास क्या लिखा गया, ये दिया गया अपने पास भाज्य, और ये हमें दिया गया शेषफल। या भाजक दिया गया, हमें शेषफल दिया गया, तो उस केस में हम हमेशा भागफल 1 मान लेते हैं, क्योंकि भागफल 1 इसलिए मान लिया जाता है, अगर 1 से किसी संख्या से गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और भाज्य बराबर रहता है भाजक गुणा भागफल और प्लस से शेषफल, तो वो संख्या आ जाती है। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी? 119 प्लस 19 कितनी आ गई वो संख्या? 138। 119 में 19 का भाग देंगे, 119 एकम 19, शेषफल कितना रहा अपना? 19 शेषफल रहेगा। तो सही है बात। फिर कहता है उसी संख्या में 17 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 138 में 17 से भाग देंगे, 17 8 136, शेषफल कितना रहा अपना? 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना सारा ना लिख के आप सीधे ऐसे ही कर लेना कि ये दिया गया था 119 में भाग देने पर 19 शेषफल बचता है। किसी संख्या में 119 का भाग देने पर 19 शेषफल बचता है, उसी संख्या में 17 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो पहले शेषफल में दूसरे भाज्य का सीधा भाग देंगे, वही अपना आंसर आएगा। 19 में किसका भाग देने भाई? 17। 17 एकम 17, शेषफल कितना रहा अपना? 2। ये आपका आंसर कर लोगे। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहते हैं इसी संख्या में 56 का भाग देने पर 56 का भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। शेषफल 8 प्राप्त होता है। उसी संख्या में उसी संख्या में 7 का भाग देने पर 7 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? देखो अब आपको पता है इतना सारा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। 56 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 8। उसी संख्या में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो पहले शेषफल में दूसरे भाज्य का सीधा भाग देंगे, 8 में 7 का सीधा भाग देंगे, 7 एकम 7, शेषफल कितना रहा अपना? 1। ये अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे अपन। देखो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे अपन आगे ना। और सुबह जीके की क्लास चलती है अपनी, मैडम जी उस पर पढ़ा रहे हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो। दूसरी बात ये डेली करंट जीके की जो क्लास रहती है आपकी सुबह आती हो, करंट जीके की डेली आपकी क्लास रहती है वो सुबह आती है, और
टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो उसका लिंक भी इसके अंदर डाल दिया जाएगा और वो ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई।